हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सोशल स्टडीज़ के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जितने भी आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं एसएसटी सब्जेक्ट्स में, जो कि आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी है, उन सभी का मिक्सअप मैं एमसीक्यू लेके आ गया हूँ। और ये एमसीक्यू आपके सैम्पल पेपर्स से लिए गए हैं। जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, तो 4-5 सेट ऐसे हैं जो कि मैं आपको वीडियो दूंगा टाइम टाइम पर। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं एमसीक्यू सीरीज़, जो कि फिजिक्स के जो मैंने दिए हैं आपको, बायो के दिए हैं, उन सब वो सब आप वीडियो देख हो रहे होंगे। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप वीडियो पे बने रहिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब बोल रहा है कि जितने भी यहाँ पर जितने भी इवेंट ऐसे हुए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पर आपको सॉरी स्टूडेंट्स, तो जितने भी यहाँ पर आपके जितने भी इवेंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वियना पीस ट्रीटी। तो देख पा रहे हो जितने भी ये इवेंट्स हुए हैं, इनका जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो क्या है? वो है आपका, पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा है नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ इटली, फिर आपका तीसरा है जो कि वियना पीस ट्रीटी है, और चौथा जो है वो आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली है। मतलब कि 1 2 4 3 ये आपका क्या है? ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जो कि पहला क्वेश्चन का ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी आपके हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, जितने भी जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, उसमें जो भी अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो इससे आपकी सवाल आपके बन रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब बोल रहा है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एमसीक्यू पूछ दिया है कि खाली जगह पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डैश फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रेवल्ड थ्रू सिल्क रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेवल होता है सिल्क रूट, तो पूरी दुनिया में। तो वो है आपका क्लोथ्स एंड स्पीसीज। तो जितने भी आपके कपड़े और जितने भी आपके मसाले होते हैं, वो इंडिया और साउथ एशिया से ट्रेवल होते हुए सिल्क रूट से हमारे दूसरे दुनिया के जितने भी अलग अलग पार्ट से देश हैं वहाँ पर जाते हैं। तो ये देख पा रहे हो, ये अच्छा सवाल है एक तरह से। तो इन सब टाइप्स के सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, नॉर्मल जो बेसिक होते हैं। तो जितने भी आपके बुक के पीछे जो समरी लिखे होते हैं, ठीक है, जितने भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो, वन लाइनर जो बनाए हो, उन सब से एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको आप ज़रूर थॉरोली फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कांग्रेस है, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कौन कौन ऐसे दो फाउंडर्स थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो वो थे आपके, ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऐसे फाउंडर्स थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो जितने भी पार्टीज आप पढ़े हो, जितने भी मिशंस हैं आपके, ठीक है, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो गया, रोलर एक्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया, ठीक है, जितने कैबिनेट मिशन प्लान हो गया, ये सारे आपको पता होने चाहिए। कौन कौन हेड कर रहा है, कौन कौन फाउंडर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। बोल रहा है कि ये किसने कहा था कि प्रिंटिंग जो है वो एक अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का, और सबसे ज़्यादा बड़ा है ये। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो क्या है? मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग ने ये स्टेटमेंट लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। लिखा है टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। अब देखो, ये असर्शन और रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये पैटर्न आपका पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा। तो क्या बोल रहा है? दी दे आर assertions and reason. Read both the statement and choose the correct option. Assertion: the famous Chipko movement in the Himalayas successfully resisted deforestation in several areas. Reason: through this community afforestation camping,
with indigenous species was made endorsement successful। अब देखो जो assertion में बोला है उसमें कुछ आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड आपका उसके रिलेटेड जो आपका रीज़न है वो दिया है, तो आपको बताना है कि क्या assertion सही है कि रीज़न गलत है, या दोनों ही सही है दोनों गलत है, या रीज़न सही है assertion गलत है। तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोल रहा है कि जो असर्शन और रीज़न दिया हुआ है ये दोनों ही आपके सही हैं, और जो रीज़न दिया है वो ए का बहुत ही ज़्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको असर्शन और रीज़न बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, और असर्शन के हिसाब से ही आपको रीज़न को सही और गलत मार्क करना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचेंगे। बोल रहा है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम 1 कॉलम 2, जितने भी यहाँ पर डैम्स हैं वो दिए हुए हैं और उसके सामने रिवर्स दिए हुए हैं। तो आप देख पा रहे हो पहला बोला है सरदार सरोवर डैम, फिर हीराकुड, भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, तो आप जानते हो सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा पर है, भाखड़ा नंबर डैम है वो आपका सतलज पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हीराकुड है जो आपका वो महानदी पर है। तो आपका देख पा रहे हो 6 का जो डी ऑप्शन है वो सही है, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का है और फोर्थ का बी। ठीक है, तो ये आप जितने भी डैम्स आपके हैं ज्योग्राफी में जो भी आप पढ़ रहे हो डैम्स पढ़ रहे हो, ठीक है, जितने भी रिवर्स हैं ये सब आपको पता होने चाहिए, इससे भी एमसीक्यू बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फॉलोइंग स्टेट्स शेयर इन परसेंटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब बोला है कि आपको यहाँ स्टेट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हाईएस्ट से लोएस्ट तक। तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिखा रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में हुआ, फिर कर्नाटका में और फिर सबसे आखिरी में उड़ीसा में। तो ये मैंगनीज प्रोडक्शन जो आप देख पा रहे हो किस किस स्टेट में हो रहा है, आयरन ओर प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, ठीक है, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा है कौन कौन से स्टेट में कम है। ये आपको अच्छे से इसको थ्योरी पढ़ लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचेंगे। बोला रीड द आर्गुमेंट गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ स्टेटमेंट आर्गुमेंट दिया हुआ है पावर शेयरिंग से रिलेटेड, उसके फेवर में क्या लिखा है, रिड्यूसेस द likelihood of bias, barricades the decision making process, तीसरा accommodates diversity, चौथा increase the participation of people in power। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट दिखा रहा है कि 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ही जो है वो करेक्ट है, बाकी जो दूसरा है वो क्या है, वो करेक्ट नहीं है, वो रॉन्ग है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जो एजुकेशन जो है जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो वो किस लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में कि रेजिडेंसी सब्जेक्ट्स में। तो आप देख पा रहे हो कि जो 9th का सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप जान रहे हो कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने आपका बोरो किया है कनाडा से, और ये फेडरल स्ट्रक्चर में आपका 3 जितने भी आप मैटर्स आप देखते हो सब 3 लिस्ट में डिवाइड होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो आप इससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी होगी, कितने सब्जेक्ट्स किस में क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन मेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1992। तो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था तो वो पंचायती राज के लिए हुआ था। ठीक है, जो कि आपका पार्ट 9 में डिस्क्राइब्ड है, आर्टिकल 243 ओ से 243 जेड जी तक है ये। और साथ ही साथ इसको लागू करने वाले कौन थे, वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको लागू किया था। तो ये सब रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको पढ़नी है पंचायत से रिलेटेड, ठीक है, पंचायती राज जो सिस्टम होता है ये आपका कौन कंडक्ट कराता है, कैसे होता है, कितने ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। चलिए एक और आ गया आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। फिर आपका असर्शन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। इसका रीजन क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कंस्टिट्यूएंसी नॉट टुवर्ड्स द कंट्री। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट बता रहा है
कि दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, ए का है। तो देखिए इसको आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ टू पार्टी सिस्टम। बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, देश है, जिसमें दो पार्टी सिस्टम के बारे में बात किया गया है। चाइना है, पाकिस्तान है, फ्रांस है कि यूएसए है। तो आप देख पा रहे हो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यूएसए आपका क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज वुमेन रिप्रेजेंटेशन द हाईएस्ट इन द रिप्रेजेंटेटिव नेशनल पार्लियामेंट 2018। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ, सी है यूरोप, या डी है एशिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 का ए है वो करेक्ट है, नॉर्डिक कंट्रीज में आप देख पा रहे हो कि जो वुमेन्स को अच्छे खासी रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है 2018 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फ्री फेयर इलेक्शन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, मेजोरिटी रूल। तो जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो करेक्ट है, और जो चौथा है वो क्या है, वो सही नहीं है। तो आपको सिर्फ करेक्ट बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिखा है, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्रेडिट, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। बोल रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं क्रेडिट से रिगार्डिंग सिचुएशन, उसको आपको पढ़ना है और उससे आपको करेक्ट चीज़ें चूज़ करनी है। तो सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, द बर्डन ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज ऑन सलीम, Salim income will increase, the production will increase, Salim may get stuck in debit trap। जाहिर सी बात है क्रेडिट पे वो चीज़ें ले रहा है तो उसकी इनकम जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ अतरंगे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ के सॉल्व करिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको एक फिगर टाइप है, बोला है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, द वर्क डन इन द पिक्चर कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बोल रहा है कि किस इकोनॉमी के किस सेक्टर से ये पिक्चर जो है वो दिखा रहा है, क्या वर्क कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो जो सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। तो जो टर्शियरी है सेक्टर है उसमें ये चीज़ें आती हैं, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखो लिखा है यहाँ पर कि जो ये क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपका विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ द मैक्सिमम शेयर इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको जो सबसे ज़्यादा शेयर देता है जीडीपी को, मैक्सिमम शेयर, वो है टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलेंगे। टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, क्या है असर्शन और रीजन में, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। रीजन क्या है, इन इंडिया द रुपीज अथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ए वाला जो है वो सही लग रहा है, और बी से तो कोई रीज़न जो है वो सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ये तो इशू किया नहीं और सेंट्रल इशू किया है, तो रीज़न जो है वो गलत है। जो आपका असर्शन है वो सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो 17 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बोला एस, इसमें से जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से बेस्ट कौन डिस्क्राइब कर पा रहा है ग्लोबलाइजेशन को। ए, रिमूवल ऑफ टैक्स बैरियर ऑन ट्रेड, बी, प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑफ लिविंग, सी, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज, या डी, टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। तो जो 18 का सी ऑप्शन है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मतलब किस बेसिस पे जो यूएनडीपी होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका पब्लिश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, हेल्थ एंड बैंकिंग, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आप देख पा रहे हो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। तो इसके बेसिस पे ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे इस वीडियो का। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, वही चीज़ है असर्शन और रीजन। असर्शन क्या बोल रहा है, बैंक्स आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स, रीजन सम पीपल डू नॉट हैव कोलैटरल। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही दिखा रहा है कि दोनों ही आपके असर्शन और रीजन सही हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या है, ए का है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मैंने आपको 20 MCQs दिए हैं
जो कि सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं सेट 1 के, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस के तौर पर ही है। हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाए, तो इसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, अपने माता पिता के ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।